नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद पीडीपी में दरार, जम्मू के 3 वरिष्ठ नेताओं ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिए गए बयान से आम जनता ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी गुस्से में है। सोमवार को पीडीपी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष के विवादित बयान से गुस्सा होकर अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रधान को इस्तीफा देते हुए इन नेताओं ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती की इस टिप्पणी से देशभक्ति की भावना आहत हुई है। इस्तीफा देने वालों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता व पूर्व सांसद टीएस बाजवा, पूर्व एमएलसी वेद महाजन और हुसैन वफा शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में तीनों नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर उनके द्वारा की गई बयानबाजी सही नहीं है। उनके इस बयान से देशभक्त लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। असम सरकार ने कांग्रेस की मांग ठुकराई, मंत्री बोले नहीं बनेगा मियां म्यूजियम। जी हां दोस्तों, असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के प्रसिद्ध श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों के लिए संग्रहालय स्थापित करने के कांग्रेस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हेमंत बिस्वा ने कहा है कि शंकरदेव कला क्षेत्र असम की संस्कृति का केंद्र है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों, बंगाली मुस्लिम समुदाय ने आने वाले बागबार निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक शर्मन अली अहमद ने पिछले सप्ताह असम सरकार को राज्य के 4 चापोरिस यानी के नदी के द्वीप में रहने वाले मुसलमानों के लिए संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। यह इलाका गुवाहाटी में प्रसिद्ध श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने विधायक की मांग को खारिज कर दिया है। कांग्रेस विधायक की मांग को खारिज करते हुए असम सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के 4 अंचल यानी नदी क्षेत्र में रहने वाले मुसलमानों की कोई अलग पहचान और संस्कृति नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग बांग्लादेश से पलायन कर यहाँ आए हैं। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र असम की संस्कृति का प्रतीक है। हम इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दशहरा पर पंजाब में जले पीएम मोदी के पुतले, भड़के जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, पंजाब में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा जलाने पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पंजाब में यह ड्रामा राहुल गांधी के डायरेक्शन पर हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा कि यह घटना शर्मनाक तो है लेकिन अनापेक्षित नहीं। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना पर कहा है कि पूरे पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाया गया। राहुल ने कहा है कि यह दुखद है कि पंजाब में पीएम के प्रति लोगों का गुस्सा इस कदर तक पहुंच गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इन लोगों से बात करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, रविवार को पंजाब में कुछ लोगों ने रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर इस पुतले को जलाया था। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भड़कते हुए कहा कि पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाने का शर्मनाक ड्रामा राहुल गांधी के द्वारा निर्देशित है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मराठा आरक्षण पर तेज हुआ संग्राम, मुंबई में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मराठा आरक्षण की आंच एक बार फिर से तेज हो रही है। मराठा आरक्षण के लिए किए गए वादे को लागू करने की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा निश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। मराठा क्रांति मोर्चा की अगुवाई में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान संभाजी राजे भोसले भी मौजूद रहेंगे। आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार वादे के मुताबिक जल्द से जल्द मराठा आरक्षण लागू करे। बांद्रा कलेक्टर दफ्तर पर मराठा आरक्षण को लेकर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में दूर दराज से लोग जुटने लगे हैं और यह अनिश्चित काल तक चलने वाला प्रदर्शन है जिसमें मराठा समाज के प्रमुख चेहरों की उपस्थिति रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कई राज्यों में मालगाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित, कई यात्री ट्रेनें भी हुई रद्द। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन किसान रेल रोको आंदोलन ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मालगाड़ी की आवाजाही को बुरी तरह प्रभावित किया है। आपको बता दें कि पंजाब में किसान संसद से
से पारित विवादास्पद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठन इन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई यात्री ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। उत्तर रेलवे के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। किसानों के आंदोलन के कारण माल ढुलाई ठप पड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रदूषण से निपटने के लिए कानून लाने पर विचार कर रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। जी हां दोस्तों, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश एम.बी. लोकुर के पैनल के गठन के अपने 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र के इस रुख पर विचार करता है कि वह वायु प्रदूषण पर एक व्यापक कानून लाने जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि वह जल्द ही एनसीआर में जलाई जाने वाली पराली को रेगुलेट करने और निगरानी करने के लिए एक अध्यादेश जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत केस में बेटे आदित्य का नाम जोड़ने पर उद्धव ने तोड़ी चुप्पी, बीजेपी को दी बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठा रही है, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत केस में बेटे आदित्य ठाकरे का नाम घसीटने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने भाजपा को बड़ी चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि आज हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपने सहयोगियों को धोखा दे रहे हैं, एनडीए लगभग समाप्त हो गया है। वे दोस्ती की बात करते हैं और बाद में अपने दोस्तों के पीठ में छुरा भोंकते हैं। वे बिहार में भी विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे। इसके बाद उन्होंने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी चुप्पी तोड़ी। सुशांत सिंह की मौत के मामले में अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लग रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो बिहार के बेटे को न्याय दिलाने के लिए शोर मचा रहे हैं और महाराष्ट्र के बेटे के चरित्र हनन में लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आदित्य ठाकरे का और उसके परिवार का नाम लेकर लगातार चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें अपने परिवार के पाक साफ होने की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों में शामिल पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी भी नहीं आया इस महामारी का पीक स्तर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अभी भी इस महामारी का पीक आना बाकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना की सेकंड वेव भी आ चुकी है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में जुलाई अगस्त महीने में पीक आने के बावजूद मामले की रफ्तार में कमी नहीं आई है। यह कुछ राज्यवार ट्रेंड है जो एक स्टडी में सामने आए हैं। यह स्टडी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने करवाई है। स्टडी करने वाली कमेटी का निष्कर्ष है कि भारत में बीते महीने कोविड-19 का पीक गुजर गया है। इस स्टडी के मुताबिक देश में सर्वाधिक प्रभावित तकरीबन सभी राज्यों में कोरोना का पीक आ चुका है, सिवाय पश्चिम बंगाल के। हालांकि स्टडी में यह भी चेताया गया है कि अगर कोरोना संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो मामलों की संख्या दोबारा बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की स्टडी के बाद सामने आया है कि देश में इस महामारी का पीक 17 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच था। दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में दिसंबर के अंत तक एक्टिव मामलों की संख्या 1000 से कम हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल को ज्यादा एहतियात की जरूरत है क्योंकि अभी यहाँ पीक आना बाकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकारी कंपनियों से नाराज है पीएमओ, दिया बड़ा आदेश, इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कंजूसी से काफी नाराज हैं। भारी भरकम रकम पर बैठी सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वे अगले साल के लिए पूंजी खर्च में 50% तक बढ़ोतरी करें। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में सरकारी कंपनियों की विस्तार योजना पर खर्च की अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया है कि सरकारी कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लक्ष्य का 30 से 35% हिस्सा ही विस्तार योजनाओं पर खर्च किया है।
प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने सरकारी कंपनियों की ओर से विस्तार योजना पर अब तक किए गए कम खर्च पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि बचे हुए महीनों में विस्तार पर खर्च में तेजी लाई जाए, साथ ही अगले साल के खर्च में 50% तक की बढ़ोतरी की जाए। मुख्य सचिव ने मोटी रकम पर बैठी ऑयल और गैस सेक्टर की सरकारी कंपनियों से कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च के लक्ष्य को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ किया जाए। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय को 3 लाख करोड़ रुपए किया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एलपीजी सिलेंडर का बुकिंग नंबर बदला, इंडेन ने जारी किया नया नंबर। जी हां दोस्तों, अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुकिंग नहीं करा सकते। इंडियन ने अपने ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया नंबर भेजा है, जिसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। वैसे सिलेंडर बुक कराने के लिए 4 तरीके हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाकर, दूसरा अपने मोबाइल नंबर से कॉल करके, तीसरा ऑनलाइन और चौथा कंपनी द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। सबसे आसान तरीका अपने नंबर से कंपनी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करके बुक कराना होता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार सेना का ऑपरेशन सनराइज 3 लॉन्च, विद्रोही समूहों पर कसेगी नकेल। जी हां दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय विद्रोही समूहों पर नकेल कसने के लिए म्यांमार सेना ने ऑपरेशन सनराइज 3 लॉन्च किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही खुलासा किया गया था कि युंग आंग के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग म्यांमार के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। विभिन्न NSCN समूह भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। ऑपरेशन सनराइज 3 के जरिए यह साजिश नाकाम की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ निकाली तीसरी रैली, इमरान खान से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने के फैसले से एक और दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है, वहीं अपने ही देश में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को विपक्ष की घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को मुख्य विपक्षी दलों ने बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में सुरक्षा खतरों के बावजूद रैली निकाली और इमरान खान से इस्तीफा देने की मांग की। आपको बता दें कि 11 विपक्षी दलों का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन 20 सितंबर को बनाया गया था। इससे पहले यह गठबंधन इस महीने गुंजरवाला और कराची में 2 बार सफल शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली से पहले रिलायंस के कर्मचारी होंगे मालामाल, कटी हुई सैलरी वापस, मिलेगा बोनस। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी को फिर से इस महामारी के पूर्व वाले दौर में वापस लाने का निर्णय लिया है, यानी उनकी सैलरी कटौती को खत्म किया जाएगा। यही नहीं, कर्मचारियों को दिवाली का बोनस भी दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्मचारियों की सैलरी इस महामारी के पूर्व वाले दौर में बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रिलायंस प्रबंधन ने परफॉर्मेंस बोनस भी देने का निर्णय लिया है। इस तरह दिवाली से पहले रिलायंस के कर्मचारियों को काफी मोटी रकम मिलने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसके अलावा रिलायंस अपने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अगले साल के वेरिएबल पे का 30% हिस्सा एडवांस में देने की पेशकश करेगी। यानी अगर कोई कर्मचारी चाहे तो उसे अगले साल के वेरिएबल पे का 30% एडवांस मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, देश में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से 48 घंटों के भीतर जहां बारिश का क्रम बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर अनेक शहर व स्थान ऐसे हैं जहां अब मौसम सूखा ही रहेगा। मौसम के जानकारों ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर बढ़ सकता है। 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के बीच मानसून की जाने की प्रक्रिया 2 हफ्ते के लिए रुकी हुई थी, जिसके कारण केंद्रीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात में बारिश हुई है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में सीमित बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले 48 घंटों में अपनी यात्रा समाप्त करने की संभावना है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर मानसून के लिए आगे की यात्रा करेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जल्द से फुल करा ले अपनी गाड़ी की टंकी, 6 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल।
जी हाँ दोस्तों, अपनी गाड़ी की टंकी को जल्द से फुल करा लें क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही फेस्टिव सीजन में महंगाई का तड़का देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल को 6 रुपए तक महंगा किया जा सकता है। केंद्र सरकार इन दोनों उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने जा रही है। इससे पहले सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई थी। सरकार इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। ऐसे में संसाधनों की पूर्ति के लिए यह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमी को महामारी की वजह से काफी तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में इकोनॉमी में जान फूंकने और नुकसान की भरपाई के लिए फंड्स की काफी जरूरत है। सरकार एक और राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। इन सभी के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी जो कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से पूरी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने में 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए सालाना की बढ़ोतरी होती है। असल में भारत अपनी जरूरतों का करीब 82% क्रूड ऑयल खरीदता है। ऐसे में क्रूड की कीमतें घटने से देश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी घट सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, गिर गए सोने के भाव, चांदी में आई बड़ी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी दोनों की हाजिर कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत में 59 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव दिल्ली में 51,034 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की हाजिर कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू सराफा बाजार में सोमवार को चांदी के हाजिर भाव में 753 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी का भाव 62,008 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, अमेरिका के 29 प्रांतों में फिर बढ़ने लगा कोरोना, स्पेन में इमरजेंसी का ऐलान, ईरान में दूसरी लहर ज्यादा घातक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में दूसरे दौर की महामारी की मार बढ़ती जा रही है। देश के 50 प्रांतों में से 29 में इस खतरनाक वायरस का प्रकोप फिर बढ़ गया है। इन जगहों पर रोजाना रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे देश के कुल मामलों में तेज उछाल आ गया है। अमेरिका में अब तक कुल 88 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए गए, इसमें से करीब 2,30,000 की मौत हुई है। वहीं ईरान में दोबारा फैली इस महामारी का कहर पहले से भी ज्यादा घातक हो गया है। महामारी के चलते इस देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज हो गए हैं। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में नए रोगी पाए जा रहे हैं। इस पश्चिमी एशियाई देश में 5,70,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और करीब 33,000 की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, T20 वनडे टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का चयन कर लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समिति ने बैठक की। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैच में हिस्सा लेगी। फिटनेस के चलते रोहित शर्मा को टीम में जगह नहीं दी गई। भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय, 3 वनडे और 4 टेस्ट खेलने हैं। पहले 2 वनडे सिडनी क्रिकेट मैदान पर 27 और 29 नवंबर को होंगे, जिसके बाद अंतिम वनडे कैनबरा में 1 दिसंबर को होगा। पहला T20 भी कैनबरा में खेला जाएगा, जिसके बाद अंतिम 2 T20 6 और 8 दिसंबर को सिडनी के मैदान में खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लॉन्च हुआ LG का नया स्मार्टफोन Q52, 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, LG ने साउथ कोरिया में अपना नया बजट फोन LG Q52 लॉन्च कर दिया है। यह फोन LG Q51 का सक्सेसर फोन है। कंपनी ने नए फोन की कीमत लगभग 21,000 रुपए रखी है। फोन को 2 कलर वेरिएंट सिल्की व्हाइट और सिल्की रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। LG Q52 के स्पेसिफिकेशन यानी कि इसके फीचर्स की बात करें तो 6.6 इंच का पंच होल डिस्प्ले वाले इस स्मार्टफोन को 4GB प्लस 64GB स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इस फोन में MT6765 Helio P35 चिपसेट लगा है। यह फोन Android 10 पर बेस्ट। इस फोन को व्हाइट और रेड कलर में मार्केट में पेश किया गया है। LG Q52 के कैमरे की बात करें तो इसके लिए रियर में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस सेटअप दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है?
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।